स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज पॉलिटी के प्रश्नों का भंडारा उसका सेट दूसरा देखने वाले हैं। पहले सेट में हमने 100 से ज़्यादा प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराया था। आज इस सेट में हम 150 से ज़्यादा प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है तो इस सीरीज को आप हाथ से मत जाने देना। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखिए दूसरा सेट, इसमें आज हम 150 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा पीके थुंगन समिति, चौथा एमएल सिंघवी समिति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो दिया था वह दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 काफी महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा जो है पंचायती राज को, जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और हमारे संविधान में भाग 9 ऐड किया गया था और अनुच्छेद 243 से 243 इसमें ऐड किए गए थे और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रख लिए तो इससे बाहर प्रश्न जो है परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आइए 73 के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी देखते हैं जो इसके साथ ही आया था 1992-93 में। इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? तो यह है नगर पालिकाओं से संबंधित और इसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से 243 ZG इसमें शामिल किए गए थे और इसके द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी वह थी 12वीं अनुसूची। हमारे संविधान में वर्तमान में 12 ही अनुसूचियां हैं और इसमें जो विषय थे वह 18 विषय थे। तो इन सभी पॉइंट्स को 74वें संविधान संशोधन से आप याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुई थी। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो मांग की थी वह की थी अशोक मेहता समिति ने और त्रिस्तरीय की थी बलवंत राय मेहता समिति ने और 4 स्तरीय की थी जीवी के रॉय समिति ने। इनको याद करना काफ़ी आसान है। 2 स्तर की बात की थी अशोक मेहता, तो इसमें 2 नाम आ रहे हैं अशोक और मेहता। त्रिस्तरीय की मांग की थी बलवंत राय मेहता, तो इसमें 3 आ रहे हैं बलवंत और राय और मेहता। ठीक है, 4 स्तरीय में जीवी के रॉय, तो जीवी के रॉय। ठीक है, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं कुछ बिंदुओं को। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 कहता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा एवं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद जो 53 है इसके ये 2 पॉइंट हैं। इसमें पहला 53 फर्स्ट कहता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। और कार्यपालिकी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होगी? और राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे अनुच्छेद 54 निर्वाचन से संबंधित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 60 शपथ का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 72 याद रखना है आपको, क्षमादान। और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 123 में है। और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति की। और त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से 62 तक का इनका कार्यकाल था। और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये सभी पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श
किसमें प्रतिस्थापित है? पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा मूल कर्तव्य। तो बताइए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यह भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। प्रेरित आयरलैंड के संविधान से है। ठीक है, तो हमने कहां से लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से। उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर भारत का कोई भी राज्य, प्रत्येक राज्य के लिए एक नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं कि राज्यों को इन्हें लागू करना है, और अगर राज्य इनको लागू करेंगे तो उनका राज्य जो है एक कल्याणकारी राज्य होगा। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है उनको यहाँ पर मैंने शामिल किया है। तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, जो अभी गोवा में जो है लागू है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 क वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से अगर इतने आर्टिकल आपने याद कर लिए तो यकीन करना यहीं से बार बार जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो बताइए पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इससे रिलेटेड पॉइंट है। अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा है, तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। आगे, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को। ठीक है, आइए कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए मूल अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? कौन से भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। तो अब एक मौलिक अधिकार हमारा कम हो गया, तो वर्तमान में जो संख्या है वह है 6। इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पॉइंट्स के रूप में, अगर आपने अच्छे से ध्यान में रखा है तो बताइए। प्रस्तावना, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मूल अधिकार को। ठीक है, तो मूल अधिकार को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। तो आइए समझते हैं मूल अधिकार से संबंधित पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है कि मूल अधिकार हमारे मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान संविधान में कितने हैं? तो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो जिसमें पहला मूल अधिकार है हमारा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें आते हैं। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार,
अनुच्छेद 29, 30 और इसके बाद छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, जो अनुच्छेद 31 में आता था संपत्ति का अधिकार, उसको हमने हटा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो हमने बताइए प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है। तो पहला ऑप्शन है इटली के संविधान से, दूसरा कनाडा के संविधान से, तीसरा अमेरिका के संविधान से, चौथा फ्रांस के संविधान से। तो बताइए भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। आइए देखते हैं, रूस से हमने क्या लिया है, रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्रोतों से भी काफी प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। तो रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। आगे देखिए, अमेरिका से लिया है हमने, एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, लिखित संविधान, ये सब हमने कहां से लिया, अमेरिका से। और एक पॉइंट जो प्रश्न में दिया गया है प्रस्तावना का विचार, ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। तो ये चार जो है बातें आपको याद रखनी है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे ब्रिटेन से देखिए हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है जो ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रश्न में जो पूछा गया था प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, वह अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त बैठक। तो ये चार बातें जो आपको याद रखनी है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आगे देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहां से ली, आयरलैंड से। आगे दक्षिण अफ्रीका से हमें याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, कनाडा से आपको याद रखना है संघीय शासन प्रणाली ली है हमने कनाडा से। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, यह हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इमरजेंसी के समय जो मूल अधिकारों का जो हमारा स्थगन हो जाता है, वह हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। और फ्रांस से लिया है गणतंत्र। ठीक है, फ्रांस से लिया है गणतंत्र। तो संविधान के जितने भी बाहरी स्रोत हैं उन सभी को हमने इस स्लाइड पे देख लिया है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको ये अच्छा लग रहा है और ये हमारी मेहनत आपको वास्तव में पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि इस सीरीज का एक भी वीडियो आपका हाथ से न निकल पाए। ठीक है, पॉलिटी पर आपकी जो जबरदस्त पकड़ बन जाएगी अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा जे.बी. कृपलानी। तो बताइए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति सबसे प्रमुख जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भाग इसी का ही था। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर को स्वीकार किया था 1949 को अपने संविधान को, और इस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिला सदस्य भी थी। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अंतिम बैठक जो संविधान की हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर हम बात करें, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इनके अलावा और कौन कौन सदस्य थे, इसमें कुल जो मेंबर थे वह थे 7 मेंबर। इसमें देखते हैं, तो पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे के.एम. मुंशी, चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 5वें थे मोहम्मद सादुल्ला,
छठ में थे BL मित्र और इनका स्थान लिया था बाद में N माधवराव ने। 7 में थे DP खेतान और इनका स्थान लिया था TT कृष्णमाचारी ने। ठीक है, कृष्णमाचारी ने, ये हाँ एक दूसरे के स्थान पे ये आए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद आए थे। ठीक है, तो ये 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है निर्वाचन, दूसरा नियुक्ति, तीसरा चयन, चौथा मनोनयन। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नियुक्ति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और सभी लोग जानते होंगे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 78 में। आगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया और वह दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। प्रधानमंत्री बनने की जो उम्र है वह है 25 वर्ष। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। और वर्तमान जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। इनके 2 कार्यकाल थे, 1966 से 77 और 1980 से 84। अब देखते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो है प्रधानमंत्री से संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, चौथा लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपको पता हो कि भारत में कानून कौन बनाता है तो आप सिंपल जानते होंगे कि संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण होता है। तो अगर संसद के द्वारा होता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि संसद के कितने अंग होते हैं, किस किस से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो संसद का जो निर्माण होता है वह 2 सदन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो इन तीनों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है और इसी संसद के द्वारा भारत में कानूनों को बनाया जाता है। तो इनसे संबंधित आर्टिकल्स को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए संसद अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा अनुच्छेद जो है हमारा 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक है, तो ये 79, 80, 81 तीनों को आपको ध्यान में रखना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। चलिए आगे समझते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो संसद का कौन सा सदन जो है जनता द्वारा निर्वाचित है? तो पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है। तो आइए समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को हम प्रथम सदन या निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं और यह अनुच्छेद 81 में आता है। अधिकतम सदस्यों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान सदस्य जो है वो है 545। आइए राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो राज्यसभा को बोलते हैं हम द्वितीय सदन या उच्च सदन। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। अधिकतम सदस्य इसके
250 हो सकते हैं और वर्तमान सदस्य इसके 245 है। ठीक है, तो कितने हैं? 245 हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब तक हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज में इन सभी टॉपिक्स को जो है कवर करा दिया है। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको कंप्लीट कराया गया है। इनको पढ़ने के बाद यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे इन टॉपिक्स को, तो एक बार जरूर देखना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में यहां देखें, सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और तृतीय बैठक जो हुई थी वह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये तीनों बैठकों से संबंधित ये जो दो प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। ठीक है, 2 दिन का गैप है तीनों बैठकों में, और तीनों से संबंधित अपने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो बताइए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 क। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भाग 4 क। तो आइए इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, और इसके लिए जो समिति गठित की गई थी वह थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो दोनों प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से। संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो देखिए इससे 11 में जो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ देखिए समझिए। मूल संविधान में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 0 मौलिक कर्तव्य थे, क्योंकि इनको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो पहला है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा नीति आयोग। तो देखिए कौन सा संवैधानिक निकाय इसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग से जुड़े हुए पॉइंट्स समझते हैं। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसका पुराना नाम क्या था? तो यह पूर्ववर्ती इसकी जो आयोग था उसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री होते हैं,
और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक इसमें CEO भी होता है। आइए सब आप समझते हैं संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो देखिए, संवैधानिक निकाय उन्हें कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में हो। ठीक है, यानी किसी आर्टिकल में जो है जिस संस्था का, जिस निकाय का उल्लेख किया गया हो उसे संवैधानिक कहा जाता है। और एक शब्द होता है संवैधानेतर निकाय। तो संवैधानेतर निकाय वह होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं हो, जैसे कि नीति आयोग। तो नीति आयोग दोनों में से क्या है, तो संवैधानेतर निकाय है, या असंवैधानिक भी इसको हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ संवैधानिक निकाय और संवैधानेतर निकाय। तो सबसे पहले देखिए संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी क्या है, यह संवैधानिक निकाय हैं। इनका उल्लेख जो है आर्टिकल्स में किया गया है। वही हम संवैधानेतर निकाय की बात करें, असंवैधानिक निकाय की बात करें, तो उसमें है जैसे योजना आयोग, पहले योजना आयोग चलता था, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पर आया, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब जो है संवैधानेतर संस्था हैं, निकाय हैं। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे आशा है यह सीरीज आपको यकीनन पसंद आ रही होगी, लेकिन आप जो कमेंट करके नहीं बताते हैं, काफ़ी मतलब अजीब फील होता है कि अगर आपको ये पसंद है या नहीं है, तो उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये हम इस चीज़ का हम वेट करते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो हम थोड़ा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे इस सीरीज़ पे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार कष्ट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए अगला प्रश्न देखिए। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। यानी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 360, चौथा अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए 356, अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध का उल्लेख है। ठीक है, तो 3 तरह की जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं हमारे संविधान में हैं, जिसमें जो भाग 18 है वो इसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। ठीक है, तो सब में 4-4 का डिफरेंस है। 352 के बाद 4 ऐड करिए 356, फिर 4 ऐड करिए 360। तो ये 3 तरह के आपात उपबंध हमारे भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं। तो बताइए किस भाग में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं। तो भाग 9, दूसरा भाग 11, तीसरा है भाग 18 और चौथा है भाग 15। तो केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करें तो यह है भाग 11 में। 7वीं अनुसूची में भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को दर्शाती हैं। 3 सूचियों में जैसे पहली सूची है संघ सूची, जिसमें 100 विषय हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या संसद बनाएगी। दूसरी राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें अभी 52 विषय हैं, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जिसमें जो भाग हैं जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद के जितने भी ये भाग हैं, भाग 9 में जैसे पंचायतों का उल्लेख मिलता है, भाग 9 में नगर पालिकाएँ, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 में है आपात उपबंध और भाग 20 में है संविधान संशोधन। देखिए बाद के ये जो भाग हैं इन्हीं से जो है परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम से कम ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना कोई भी अगर डिफिकल्टी हो तो।
आगे और देखिए, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ आयोग और समितियां हैं, ये भी परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। कौन कौन सी समिति और कौन कौन से आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। तो इसमें पहला है शीतलवाड़ समिति, 1966 में बनी थी। इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है कि शीतलवाड़ समिति का संबंध किससे है। दूसरी है राजमन्नार समिति, ये 1969 में बनी थी। इसका भी संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। तो ये 4 जो है 2 समिति और 2 आयोग आपको ध्यान में रखने हैं जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो किसी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, तो 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। यहाँ राज्यपाल की बात आई है तो देखिए राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 154 आर्टिकल कहता है। और 155 आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख है, और शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। आगे देखिए, कुछ केंद्र और राज्यों के मध्य जो मुख्य जो पद हैं उनसे संबंधित देखते हैं हम, न्यूनतम आयु किसकी कितनी है। जैसे हम बात करें केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, दोनों की आयु जो न्यूनतम आयु है वह है 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य और राज्य में विधान परिषद सदस्य दोनों की आयु 30 वर्ष होती है, और लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो बताइए इनमें से किसे राज्य विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद, चौथा मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जैसे केंद्र में संसद का जो निर्माण हुआ है वो 3 अंगों से मिलकर हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्य के विधानमंडलों के भी 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन तो 3 अंगों से हैं, लेकिन ये पूछा गया है कि कौन सा भाग नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा है किस आर्टिकल में है? तो 168। 169 कहता है राज्य विधान परिषद का सृजन व विघटन। किस राज्य में जो विधान परिषद का सृजन करना है या समाप्त करना है? तो ये 169 में दिया गया है। 170 में है राज्य विधानसभा की संरचना, और 171 में है राज्य विधान परिषद की संरचना। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखिए। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये हमने अभी देखे थे, फिर बार बार आप देखोगे तो जल्दी याद होगा। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और 159 शपथ का उल्लेख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने के लिए मिलता है? तो इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, जिसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, तब इसकी जो संख्या हो गई थी वो हो गई थी 15। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी भाषा 4,
संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। तो ये सभी भाषाएं बाद में ऐड की गई थी, तो अब वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है? 22। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? यानी अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 34? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था। आइए, इसके द्वारा ही 5 रटें निकाली जाती हैं। इन 5 रटों को दोस्तों बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो ये 5 रटें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। इन सभी पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे, ये हम वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे जब भी हम इस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी रिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, तो कमेंट करके बताना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और पॉलिटी के वीडियो लेक्चर आप जरूर देखना और इस सीरीज के साथ निरंतर जुड़े रहना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।